Hello students, this side Harsh Bharadwaj. Welcome you all into the another amazing sessions of Code India. जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने क्लास 6 to 8 के लिए कोडिंग और क्लास 8 to 12 के लिए डेटा साइंस के कोर्सेज को लॉन्च करा है। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 7 के चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और आज जो है हमारा वो है लेक्चर 5। आज हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 4 लेक्चर्स इस चैप्टर पर ले रखे हैं, तो अगर आपने अभी तक उस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो ऊपर आई बटन पर आ रहा है लिंक पर जाकर आप इजीली उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास 6 और 8 और 9 के जो भी कोडिंग और डेटा साइंस के लेक्चर्स हैं वो चैनल पर अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे। IOI से रिलेटेड भी बहुत सारे स्टेप्स पढ़े हुए हैं, जैसे कि ZCO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ZIO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आपने अभी तक उन सभी को एक्सेस नहीं करा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उन लेक्चर्स को अभी एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये हमारा लिखा हुआ जैसा कि क्विज टाइम। हम लोग कलर को चेंज कर लेते हैं। ये हमारा क्विज टाइम है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 जो है वो बोला जा रहा है प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल बिफोर इट इज बीइंग यूज्ड इज कॉल्ड। बोला जा रहा है कि किसी भी वेरिएबल को जब हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं उसकी यूज होने से पहले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं, वेरिएबल ऑपरेशन कहते हैं या वेरिएबल रियलाइजेशन कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग C++ की बात करें, अगर हम लोग C++ की बात करें तो सपोज इट अगर हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं इंट a, ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोला था कि ये होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये क्या कहलाता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, अगर हम लोग लिखते हैं a इज इक्वल टू 0, ठीक है, सपोज दैट हम लोग अपने प्रोग्राम को लिख रहे हैं, सब पहले लाइन में हम लोग a नाम का वेरिएबल बनाए और दूसरी लाइन में हम लोग a को एक वैल्यू प्रोवाइड किए। ठीक है, तो जहां पे हम लोग वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पे कहते हैं वेरिएबल असाइनेशन या वेरिएबल डिफिनेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, या तो असाइनेशन कहते हैं, असाइनेशन मतलब कि यहाँ पर हम लोग या तो कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं या हमें लोग इसी को कभी कभी कहीं किसी बुक में आप लोग डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। चलो यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब इसको मैं हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, वेरिएबल असाइनेशन क्या होता है। लेकिन अगर हम ये दोनों स्टेप को एक साथ मर्ज कर दें, ठीक है, और अगर हम अपने प्रोग्राम का कोड ऐसे लिखें, सपोज दैट हम पहले अपने मेन फंक्शन को डिफाइन करें और उसके बाद जो है हमारा कोड है, हम क्या करें कि एक इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे a और उसको वैल्यू असाइन कर देंगे 0। ठीक है, उसको असाइन कर देंगे वैल्यू 0। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये हम ऑलरेडी क्लास में भी बता चुके हैं। ठीक है, क्यों इसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वेरिएबल को इनिशिएट कर रहे हैं, वेरिएबल को एक वैल्यू देकर उसको इनिशिएट कर रहे हैं। और चूंकि क्या है कि अभी तक इस वेरिएबल का यूज नहीं हुआ, केवल इसको इनिशिएट किए, मतलब कि इसको हम लोग डिफाइन करके डिक्लेयर करके इसको वैल्यू दिए हैं। तो बेसिकली ये जो स्टेप है वो 2 स्टेप से मिलकर बना है। एक स्टेप है डिक्लेरेशन और एक स्टेप है डिफाइनेशन या हम लोग कह सकते हैं असाइनेशन। ठीक है, असाइनेशन। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पर लिखें इंट a इज इक्वल टू 0, ठीक है, और सपोज दैट एक और हम लोग बनाते हैं वेरिएबल इंट b इज इक्वल टू 5 और फिर हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं इंट c। ठीक है, और फिर अगले लाइन में हम लोग लिखते हैं c इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, फिर लिखते हैं c आउट c। ठीक है, ये हमारा कोड है। ठीक है, यहाँ ऊपर में हमारा इंट मेन है। ठीक है, तो ये हमारा इंट मेन फंक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग क्या किए कि एक वेरिएबल बनाए a जिसको हम लोग वैल्यू असाइन किए 0, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये भी एक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करें, एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको वैल्यू असाइन नहीं कर रहे। ठीक है, तो जब भी किसी वेरिएबल को हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं उसको यूज करने से पहले, जैसे कि ये देखो a जो है, a का यूज सबसे पहली बार यहाँ हो रहा है, ये जो b जो है, b का सबसे पहले यूज कहां पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है।
तो इस वेरिएबल के यूज होने से पहले अगर हम इसको कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। आई थिंक यहां तक क्लियर हो चुका होगा। तो वही यहां पर बोला गया है कि अगर हम लोग किसी भी वैल्यू को असाइन कर देते हैं किसी भी वेरिएबल को बिफोर, मतलब कि उसके यूज होने से पहले, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है int k1 k2 equal to 23 is an example of variable declaration adding values in a function, none of them। तो यहाँ पर तो देखते हैं कि यहाँ पे फंक्शन की बात हो रही थी, यहाँ पर तो कहीं कोई फंक्शन की बात ही नहीं हुई है। इस स्टेटमेंट में क्या कहीं फंक्शन की बात हुई नहीं हुई है, तो सेकंड ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। तो ये तो क्लियर हो गया फर्स्ट ऑप्शन होगा, बट हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्यों फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो देखो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, int k1 k2 is equal to 23। तो जब हम लोग कोडिंग करेंगे ना तो वहां पर सीखेंगे कि जब एक से अधिक वेरिएबल को हमें एक ही लाइन में डिक्लेयर करना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं, इंट जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको लिखते जाते हैं। मतलब कि k1 भी इंट डेटा टाइप का होगा, k2 वेरिएबल भी इंट डेटा टाइप का होगा। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन हम लोग क्या कहें, k2 में यहाँ पर हम लोग क्या कहें 23 को असाइन कर दिए हैं, ठीक है। असाइनेशन तो प्रोसेस हो ही रहा है, बट यहाँ पर k1 और k2 को क्या किया जा रहा है, डिक्लेयर भी किया जा रहा है। इसलिए वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है वो आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलो ठीक है, अब हम लोग इसको मिटा देते हैं और थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन 3 को। क्वेश्चन 3 में क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट वेरिएबल नेम। इसे बोला जा रहा है कौन सा नेम जो है वो वेरिएबल का नहीं हो सकता। तो देखो तो वेरिएबल का नोमेनक्लेचर जब हम लोग पिछले क्लास मतलब क्लास 6 में हम लोग जब वेरिएबल का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे तो हम लोग सीखे थे कि वेरिएबल का नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं। अगर कोई वेरिएबल का हम लोग नाम दे रहे हैं तो उसका शुरुआत या तो अंडरस्कोर से होना चाहिए या तो किसी अल्फाबेटिकल लेटर से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो तो इसका शुरुआत 2 से हुआ है ना, मतलब कि ये जो है गलत नाम है वेरिएबल की, तो यही वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। चलो ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 4 को देखते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा ऐसा डिक्लेरेशन है जो गलत है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का कौन सा तरीका गलत है। तो देखो तो जब भी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, उसका डेटा टाइप लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका वेरिएबल का नेम लिखते हैं, उसके बाद उसको जो भी वैल्यू देना होता देते हैं और उसके बाद उस पर सेमीकोलन लगा देते हैं। देखो तो अगर हम लोग पहले अपने ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर पहले डबल लिखा हुआ है जो कि हमारा डेटा टाइप है, उसके बाद ड्यूटी लिखा हुआ उसमें सेमीकोलन लगा हुआ है, तो डेटा टाइप यहाँ पे डबल हो गया, वेरिएबल का नेम यहाँ पर ड्यूटी होगा और उसको सेमीकोलन लगा हुआ, मतलब कि बिल्कुल सही तरीका है वेरिएबल को डिक्लेरेशन का। तो मतलब कि ये तो आंसर हमारा नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ, फ्लोट हमारा डेटा टाइप हो गया, लोन जो है हमारा वेरिएबल का नेम होगा और उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू असाइन किया गया जो कि फ्लोट टाइप का है। तो मतलब कि ये भी बिल्कुल सही तरीका है हमारे वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद बूलियन वैल्यू इक्वल टू 21, ये जो है गलत है। क्यों? क्योंकि हम बताए थे कि अगर बूलियन डेटा टाइप लिखा हुआ है तो उसमें या तो 0 या तो 1। हम पहले बता चुके हैं अगर बूलियन डेटा टाइप हमारे पास दिया गया है तो उसके अंदर 2 ही वैल्यू स्टोर किए जा सकते हैं, या तो 0 स्टोर हो सकते हैं या तो 1 स्टोर हो सकता है, बट यहाँ पर 21 स्टोर किया गया है। मतलब ये बिल्कुल गलत तरीका है हमारे वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, मतलब ऑप्शन 3 जो है वही करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव तो डिस्कस कर ले, अब चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर। अच्छा अभी और क्वेश्चन है, ओके ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन 5 क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो द सिंटेक्स ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा जो है सिंटेक्स असाइनमेंट स्टेटमेंट का। तो देखो तो वेरिएबल नेम इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू वेरिएबल नेम, डेटा टाइप इज इक्वल टू वेरिएबल नेम। सबसे सीधी बात देखो, हमारा असाइनमेंट का सिंटेक्स क्या होता है, वेरिएबल इज इक्वल टू समथिंग, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू समथिंग, यही हमारा होता है असाइनमेंट का सिंटेक्स, ठीक है। ये गलत ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन है, यही सही ऑप्शन है, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हाट इज एन एक्सप्रेशन। क्योंकि सिंपली एक्सप्रेशन का जो डेफिनेशन है और एक्सप्रेशन का डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है लिटरल्स का, ऑपरेटर्स का, वेरिएबल्स का और पैरेंथेसिस का, जो कि यूज किया जाता है किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि अगर हम लिखते हैं 2 + 3 / 2 + 6,
तो देखो तो इसमें नंबर्स हैं, पैरेंथेसिस है, ऑपरेटर है और इसके हेल्प से हमको क्या मिलेगा, एक कोई ना कोई एक आंसर मिलेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ ये वैल्यू आएगा, कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये क्या हो गया, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। और हम लोग नीचे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7 की ओर आते हैं। ओ भाई साहब, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया गया। बोला जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या है, मैं इसे थोड़ा बड़ा में लिख देता हूं, 2 - 6 डिवाइडेड बाय 2 + 9, ठीक है। तो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो आप 6 में भी पढ़े होंगे कि हम लोग ऐसा एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए एक रूल होता है BODMAS का एक रूल होता है जो कि बताता है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, फिर डिवीजन को, ठीक है, और इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 - 6 है, ठीक है, 2 - 6 है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 2 - 6 क्या होगा, -4, उसके बाद डिवीजन है तो डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद प्लस है तो +9, ठीक है। अब हम लोग -4 को 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, तो -2 + 9, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 7। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 7 होगा, मतलब हमारा ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। चलो ठीक है, तो हमारा ये रहा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी बोला गया है। इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव का यही था कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है। तो जब हम लोग किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं उसको यूज करने से पहले, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। यही लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यूज इन अ वेरिएबल, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, मतलब जब हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर उसी समय हम लोग वैल्यू भी असाइन कर देंगे, उसी समय अगर हम लोग वैल्यू भी असाइन कर देंगे तो वही कहलाएगा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्यों, क्योंकि जिस स्टेप में हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसी स्टेप में उसको यूज तो कर नहीं सकते हैं। तो मतलब कि यूज करने से पहले अगर हम किसी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन कर देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। आई थिंक यहाँ तक बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी एकदम शीशे की तरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिंटैक्स टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग। बोला जा रहा है कि प्रोग्रामिंग में वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का सिंटैक्स क्या होता है। बहुत इजी है यार, अभी तो मैंने बताया था कि सबसे पहले डेटा टाइप लिख लो, उसके बाद वेरिएबल नेम लिखो, और उसके बाद इक्वल टू में जो भी भरना भर दो और सेमीकोलन लगा दो। देखो यही है, सबसे पहले हम लोग को डेटा टाइप लिखना है, फिर वेरिएबल का नेम लिखना है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो इक्वल टू होता है ना, ये इक्वल टू होता है, इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। इस इक्वल टू को हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। और इज इक्वल टू जो भी वैल्यू स्टोर करना कर दो और उसके बाद सेमीकोलन लगा दो, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर नीचे कुछ एग्जांपल दिया कि पाइथन में वैल्यू को कैसे डिक्लेयर करते हैं। ये हम अभी इससे पहले भी क्लासेस में बता चुके हैं कि पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें जैसे ही कोई हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं वो वैसे ही ऑटो डिक्लेयर हो जाता है, उसमें कोई डेटा टाइप वगैरह की यूज नहीं आती है। तो सीधे आप a = 34 लिख सकते हो, b = हेलो लिख सकते हो। तो जैसे ही ये डबल कोट के अंदर हेलो लिखे ना, तो हमारे कंपाइलर को पता चल चुका कि ये स्ट्रिंग है, तो इसका डेटा टाइप अपने आप स्ट्रिंग असाइन कर दिया जाएगा। ये जैसे दिखा कि इंटीजर है तो इसका डेटा टाइप ऑलरेडी पाइथन में ऑटो डिक्लेयर हो जाएगा कि ये इंट डेटा टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। तो पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें हम लोग को वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। जिस वक्त हम लोग किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं उसी वक्त वो ऑटो डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये जो हमारा सिंटेक्स है ना, ये बेसिकली C++ का है सिंटेक्स, ठीक है। और यहाँ पर हम एग्जांपल दी थी पाइथन का, ताकि C++ का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, पाइथन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन बोलता है, व्हाई डू यू थिंक वैलिडेटिंग यूजर इनपुट इज इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग। आप क्यों ऐसा सोचते हो कि प्रोग्रामिंग में यूजर इनपुट को वैलिडेट करना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए हम इसके जस्ट पिछला क्लास ही लिए थे, जो कि आई थिंक थर्ड लेक्चर होगा हमारे क्लास 7th का, ठीक है। तो उसमें हम बताए थे कि कितना जरूरी है यूजर इनपुट को वैलिडेट करना, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी कोड लिखें, जो भी आप लंबा चौड़ा प्रोग्राम लिख रहे हो वो अच्छे से परफॉर्म करे, आपका डिजायर्ड आउटपुट उससे निकले, तो वो तभी निकल सकता है जब आप अपनी यूजर इनपुट को वैलिडेट करोगे। अगर आप यूजर इनपुट को वैलिडेट नहीं करोगे तो वैसे इनपुट्स आ जाएंगे जिस पर कि वो प्रोग्राम हमारा काम करेगा ही नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम अच्छे से काम करे तो हमें यूजर इनपुट को वैलिडेट करना ही चाहिए, और ये किसी भी प्रोग्राम को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। चलो अब अपने नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, ठीक है। इसमें चौथा
चौथा क्या बोला गया, व्हाट आर योर ओपिनियंस नेमिंग। अच्छा ठीक है, तो बोला जा रहा है ना कि किसी भी वेरिएबल को नेम करने का आपको कुछ अच्छे प्रैक्टिसेस बताना है। तो अच्छा प्रैक्टिस क्या होता है कि कोई भी हमारे वेरिएबल का नेम जो है वो अंडरस्कोर या लेटर से ही शुरू होगा, कभी किसी डिजिट से शुरू नहीं होगा। हमारा जो वेरिएबल का नेम है वो केस सेंसिटिव होता है, मतलब कि छोटा सम और बड़ा सम अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब कि अगर हम लोग एक वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं कैपिटल सम और एक वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं हम लोग स्मॉल सम, ठीक है, तो ये एक अलग वेरिएबल होगा, ये एक अलग वेरिएबल होगा। तो जो हमारा वेरिएबल होता है वो केस सेंसिटिव होता है। उसके बाद हमारे वेरिएबल में कोई भी हम कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते, जैसे कि इंट, फॉर, लूप, इफ, इल्स, इस तरीके के रिजर्व कीवर्ड्स को हम नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पर। और हाँ, जो भी ये मैं करवा रहा हूँ ना उन सबको पीडीएफ बना के उनका सोल्यूशन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर किन्हीं भी बच्चों को कोई भी डाउट आए किसी भी प्रॉब्लम में, तो जाकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडीएफ से आप लोग एक बार अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। चलो चलते हैं अगले स्टेप में और हम लोग डिस्कस करते हैं हॉट्स को, ठीक है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ये सच में इतना इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। अगर आप अपने लाइफ में अच्छे कोडर बनना चाहते हो, अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो, अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, तो हर एक चैप्टर के हॉट्स को आपको जरूर ही अटेम्प्ट करना चाहिए और सबसे पहले खुद से अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आप उस जगह तक सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो। सोचना बहुत जरूरी है कोडिंग में, ठीक है। यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग का स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये जो हॉट्स है ना, ये मैं अभी आपको पढ़ के समझा दे रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा और नीचे जो पीडीएफ रहेगा उसमें इसका ब्लॉक कोडिंग का सॉल्यूशन होगा। बट अगले क्लास में हम इसका रियल कोडिंग करके सॉल्यूशन देंगे। बेसिकली क्या होता है, अभी आप बच्चे क्लास में हो इसलिए आप ब्लॉक कोडिंग का सहारा लेके अपने एल्गोरिथम्स को डेवलप करते हो, लेकिन मुझे आप पर इतना भरोसा है कि आप लोगों ने अपने एल्गोरिथम को अच्छा खासा डेवलप कर लिया होगा। और अगर नहीं भी किया होगा तो मुझे खुद पर इतना भरोसा है कि मैं आपको कोडिंग अगर फंडामेंटल से इतने अच्छे से सिखा दूंगा कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगले क्लास में जो प्योर कोडिंग होता है, जो कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग होता है, बड़े बड़े एग्जाम जैसे कि इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ इंफॉर्मेटिक्स हुआ, जोनल इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड हुआ, ऐसे ओलंपियाड में या अलग अलग जो कंपनीज के प्लेसमेंट होते हैं उसमें जिस टाइप की कोडिंग पूछती है C++ में, उस टाइप की कोडिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब कि बेसिकली जो हमारा रियल कोडिंग है उसके हेल्प से हम लोग अगले क्लास में इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। और अगर आप थोड़ा भी कंसंट्रेट करोगे तो अगले क्लास आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि हाँ, ये जो सारे क्वेश्चन है वो बहुत बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन है। और अगर आप मेरा साथ दोगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि बस क्वेश्चन का मतलब समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोग एल्गोरिथम अपने माइंड में सोचो, नहीं तो अगले क्लास में तो मैं कोडिंग और एल्गोरिथम दोनों ही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जो कि चेक कर सके कि कोई भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है। पैलिंड्रोम एक ऐसा स्ट्रिंग होता है जिसको आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो सेम होता है। जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूं, मलयालम, MALAYALAM, ठीक है। देखो तो यहां से पढ़ो तो MALAYALAM मलयालम, इधर से पढ़ो MALAYALAM मलयालम। मतलब इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो कोई भी अंतर नहीं है। तो मतलब कि जो स्ट्रिंग हुआ, ये जो स्ट्रिंग हुआ, ये क्या हुआ, ये स्ट्रिंग एक क्या कहलाएगा, पैलिंड्रोम कहलाएगा, पैलिंड्रोम कहलाएगा। जैसे कि ऐसे लिखा हुआ है ABCBA, जैसे कि मान लो एक ये स्ट्रिंग है, इधर से पढ़ो ABCBA, इधर से पढ़ो ABCBA, तो मतलब कि ये भी जो स्ट्रिंग है वो क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा पैलिंड्रोम। क्या कहलाएगा, पैलिंड्रोम, ठीक है। तो आई थिंक तुमको पैलिंड्रोम का मतलब समझ में आ चुका होगा। तो सोचो कि कैसे आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखोगे जो कि चेक करके बता दे कि हमारा जो ये स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जो कि काउंट करे कि वी आर ए फैमिली में ए कितनी बार आ रही है। जैसे अगर हम लिखते हैं वी आर ए फैमिली, ध्यान से देखो तो इसमें ए कितना बार आ रहा है, एक ए यहां पर आ रहा है, एक ए यहां पे आ रहा है और एक ए यहां पर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। तो आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जिसमें बड़ा से बड़ा स्ट्रिंग, बड़ा से बड़ा पूरा एस लिख दे और हम उसमें खोजना चाहे कि भाई बताओ पी कितनी बार आ रहा है, बताओ क्यू कितनी बार आ रहा है। तो आपको पता चल जाए तो वो प्रोग्राम जो है आपको कंप्यूट करके बता दे कि ए कितना बार आ रहा है, पी कितना बार आ रहा है, क्यू कितना बार आ रहा है। आप सोचो सर इन सबका जरूरत क्या है। तो कई बार क्या होता है ना कि जब हम लोग चीजों को प्रिंट करा रहे होते हैं, बड़े बड़े लेटर्स में प्रिंट करा रहे होते हैं ना, जैसे मान लो कि हम प्रिंट करा रहे हैं
और सपोज किसी प्रिंटर किसी दुकानदार के पास गए जो कि बहुत बड़े बड़े चीज़ों को प्रिंट करता है, तो अलग अलग वर्ड्स का अलग अलग चार्ज करता है। तो सपोज दैट हमको जो एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कराना है उसमें हमको जानना है कि ए कितनी बार आ रहा है, उसके हिसाब से ए का पैसा लगेगा, पी कितनी बार आ रहा है उसके हिसाब से पी का पैसा लगेगा। तो वहां पर हम बैठकर गिन तो सकते नहीं क्योंकि वो एक बहुत बड़ा लेंथ का ऐसे होगा, 300-400 वर्ड्स होंगे उसमें। तो वहां पर हम ऐसे सॉफ्टवेयर्स का, ऐसे प्रोग्राम्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते भाई थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओके, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है create a program in arcade to display a square of number from 1 to 10। वो arcade में या makecode.org में किसी भी ब्लॉक कोडिंग प्लेटफॉर्म पर आप डिस्प्ले करिए 1 से 10 तक का स्क्वायर, मतलब कि सीधे जैसे कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ऐसे करके प्रिंट होकर आ जाए, ठीक है। मतलब कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 इस तरीके से 1 से लेकर 10 तक जितने भी स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो प्रिंट कर दे। आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ, ये सभी चीज हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। उससे पहले आप लोग इसके बारे में सोच के आना। जो भी इसके सॉल्यूशंस है, इसके ब्लॉक कोडिंग के सॉल्यूशंस नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़े पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो में कोई भी डाउट रह गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है यार, भर दो कमेंट बॉक्स को अपने कमेंट से। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, इट विल बूस्ट आवर मोटिवेशन। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इतने अमेजिंग सेशन से बहुत कुछ सीख पाए। थैंक यू।